नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत टीपीओ पर। और आज मैं आपको ऐसे दो क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, सर्किट एनालिसिस के हैं बेसिकली। एक तो नोडल एनालिसिस लगाना है अपन को और एक हमें लगानी है नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, तो एक आपके ही बीच में से एक स्टूडेंट ने ये दोनों क्वेश्चन मेरे सामने रखे। मुझे अच्छा लगा कि मेरे इस एक्टिविटी से आप लोगों को प्रैक्टिस करने का विचार मन में आया। और लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में बात जमेगी, कॉन्सेप्ट जमेगा तो पेपर में ज़रूर अच्छा जाएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी पहले ये दो क्वेश्चन हम देखेंगे और उसके बाद मैं आपको 20 ऐसे क्वेश्चंस यहाँ बताने वाला हूँ। नेक्स्ट सेशंस में हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, पर आज मैं अभी सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा और उन क्वेश्चंस को लेकर आप लोग अपना खुद का आंसर क्या लिखेंगे ये सोच सकते हैं। फिर एक एक करके मैं वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको दे दूंगा। ये वो 20 क्वेश्चन हैं जो आप ये मानिए कि हाईली प्रोबेबल है कि इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। इन 20 क्वेश्चंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज मैं वो आपको क्वेश्चंस बता दूंगा। तो बेसिकली पूरी जो 1006 बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का सब्जेक्ट कोड 1006 फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो सब्जेक्ट है, तो अभी क्योंकि बीटीआर के एग्जाम हैं तो उन एग्जाम्स के लिए इस 1006 सब्जेक्ट में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो 20 क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में। तो एंड तक जरूर देखिएगा, बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम ये जो नोडल एनालिसिस वाला क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट से बनाता हूँ, आप लोग देखिएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। एक करंट सोर्स है यहाँ पर, फिर एक रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में। जनरली हर करंट सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस अधिकतर सर्किट में आता ही है। अगर नहीं होता तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये एक आइडियल करंट सोर्स है, या हम ये कह सकते हैं ये मिला के एक करंट सोर्स है और उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा उसके पैरेलल में आ जाता है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, उसके बाद ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, उसके साथ फिर ये 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की। ठीक है, ये नोड ए बोला जा रहा है और ये बोला जा रहा है नोड बी। नोड बोलो जंक्शन बोलो एक ही बात है। ठीक है, अब नोडल एनालिसिस की मदद से हमें क्या करना है, नोडल एनालिसिस की मदद से हमें निकालना है कि इस 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट कितना होगा। करंट इन 2 ओम रेजिस्टर, यानी ये जो करंट है आई डैश बोल देता हूं मैं। अच्छा, फ्रेम से बाहर जा रहा है, मैं नीचे लिख देता हूं। आई डैश हमें पता करना है, ये ए नोड और वो बी नोड। ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इसका करंट हमें पता करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे। नोडल एनालिसिस क्या कहता है, पहले तो इसकी बेसिक डेफिनेशन समझिए। नोडल एनालिसिस कहता है कि आप नोड बाय नोड एनालिसिस करेंगे। तो नोड इसको नोड कहते हैं। तो नोड की एनालिसिस करने के लिए आपको नोड का वोल्टेज चाहिए और एक बार जब आपको वोल्टेज मिल जाए तो फिर उसके बाद आपको केसीएल लगाना है, क्योंकि 2 नोड के वोल्टेज के डिफरेंस को, यानी कि मैं आई डैश को क्या लिख सकता हूं, जैसे मैंने डायरेक्शन मान रखा है तो जो मैंने डायरेक्शन माना उसके हिसाब से ए हायर वोल्टेज पे होगा, बी लोअर वोल्टेज पे होगा, तभी ए से बी की तरफ करंट जा रहा है। क्योंकि हमने मान लिया है तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि वी ए माइनस वी बी बटे 2 ये पॉजिटिव वैल्यू देगा अगर ये डायरेक्शन सही है तो। और मान लीजिए अगर इसको सॉल्व करने के बाद ये उल्टा आता है या नेगेटिव आंसर आता है तो हम बोल देंगे कि मैग्नीट्यूड तो जो हमारा आया वो आ जाएगा पर डायरेक्शन इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, अभी आगे करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। पर अगर मैंने ये मान लिया कि डायरेक्शन इधर है, माना जा सकता है, कोई नहीं रोक सकता अपन को मानने से, तो ये भी मानना पड़ेगा कि ए हायर पोटेंशियल पर है, बी लोअर पोटेंशियल पर है, तो वी ए माइनस वी बी बाई 2 अपना क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपन कैसे निकालेंगे। तो यहां से करंट मान लीजिए हम कह देते हैं कि जा रहा है, यहां से भी करंट आ रहा है और हम कह देते हैं कि भाई ये करंट इधर जा रहा है और इधर से ये करंट आ ही रहा है, तो इसका डायरेक्शन ये हो ही जाएगा। तो ये 2 नोड अपन के पास हो गई और इन 2 नोड पर अपने को अब केसीएल लगाना है। तो नोडल एनालिसिस बेसिकली क्या कहती है कि किसी भी एक नोड को रेफरेंस नोड मान लो, तो ये हमने 0 वोल्ट की रेफरेंस नोड मान ली। उसके बाद जिन 2 नोड जो भी बाकी हमारी नोड्स हैं उन पर आप केसीएल लगाइए। तो केसीएल क्या कहता है, केसीएल कहता है कि आने वाला टोटल करंट बराबर होगा जाने वाले टोटल करंट के। ये केसीएल कहता है, जाने वाले टोटल करंट। और यही अपन को इन दोनों नोड के लिए करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं। तो इस करंट को मैं मान लेता हूं I2, इसको मान लेता हूं I1 और ये I डैश है सही।
इसको मान लेते हैं I3 और इसको मान लेते हैं I4, ये I डैश है सही। ठीक है, तो सबसे पहले इस नोड पर लगाते हैं KCL। इस नोड पर KCL लगाए तो I1 प्लस I2 आने वाला करंट बराबर नोड से जाने वाले करंट के I डैश, और इस नोड पर लगाई तो A पर KCL लगाया तो ये मिला, B नोड पर KCL लगाया तो क्या मिला अपन को इक्वेशन, आने वाला करंट I डैश बराबर आने वाला I3 भी आने वाला है तो प्लस I3 और बराबर किसके, जाने वाले I4 के। तो जाहिर सी बात है A नोड है तो इस पर VA वोल्टेज मान सकते हैं, B नोड है तो इस पर VB वोल्टेज मान सकते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि ये 0 वोल्ट है तो यहां से यहां तक पूरा 0 होगा, यानी इसकी अगर इस साइड पे मैं 0 वोल्ट मान लूं जो कि हमने यहां माना इसको ग्राउंड करके, तो ये बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर क्या हो जाएगा 12 वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी गिवन है अपन को, तो इस नोड पे भी 12 वोल्ट। ठीक है, तो और इधर से I1 तो अपन को पता ही है 7 एम्पियर है। ठीक है, तो 0 माइनस VA, एक तो I1 हो गया अपना 7 एम्पियर प्लस I2 क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन अपन ने ये मान लिया तो यहां पर 0 वोल्ट इधर से ग्राउंड से आया तो 0 माइनस VA, पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट लिखते चलो, 0 से VA की तरफ करंट अपन ने मान लिया है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि 0 हायर पे। आप कहोगे सर VA की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, 1 वोल्ट 2 वोल्ट, तो वो तो 0 से ज्यादा ही हुआ। मैं कह रहा हूं -1 आ गई तो -1 आ गई तो 0 से कम हुआ ना, फिर तो करंट इधर से जाना वाजिब ही था। हो सकता है कि करंट उल्टा हो, पर हमने इधर मान लिया तो आप तो इक्वेशन में 0 माइनस VA लिख लो ना, बराबर I डैश क्या है, I डैश क्या है, I डैश है VA माइनस VB, ये लिखा अपन ने VA माइनस VB बटे 2। इसी तरीके से इस इक्वेशन को लिखो, I डैश क्या है VA माइनस VB बटे 2 प्लस I3 क्या है, I3 है 12 माइनस VB, क्योंकि 12 से VB की तरफ, B नोड की तरफ जा रहा है तो 12 माइनस VB बटे 6 बराबर किसके है, I4 के। I4 में ऊपर से नीचे आ रहा है करंट तो VB हायर माना -0 बटा 10। ये दो इक्वेशन बन गई अपनी। इन दो इक्वेशन में देखो या तो VA है वेरिएबल या VB है, V है या VB है, तो अगर VA VB अपन को निकल गया तो I डैश निकल जाएगा। सिंपल है, इसके बाद तो है ना, इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो आइए वो सिंपल कैलकुलेशन को फटाफट से कर देते हैं। मैं ये सर्किट अभी मिटा रहा हूं अब, या मैं यहां पर छोटा छोटा सॉल्व कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा -VA/5 VA/2 तो 7 बराबर ये VA/5 बचेगा, 0/5 तो 0 हो गया, -VA/5 बचेगा तो मैं उधर ले जा रहा हूं, तो VA/5 प्लस VA/2 माइनस VB/2, ये इक्वेशन बची। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो VA/5 तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका एलसीएम लिया मैंने 5 दूनी 10, 2VA प्लस 5VA यानी 7VA/10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7VA/10, तो 7 बराबर, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऊपर लिख रहा हूं, 7 बराबर 7VA/10 प्लस माइनस VB/2। एक इक्वेशन तो ये आई अपने पास। दूसरी इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ साइड में, तो VA/2 माइनस VB/2 प्लस 12/6 कितना हुआ 2 और माइनस VB/6 और इधर VB/10। तो इन दोनों को उधर ले जाता हूं मैं, पहले इसको यहाँ पे 3VB/6 कर देता हूं, 2 था नीचे, 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3VB/6 हो गया, यानी ये दोनों मिलकर 4VB/6 हो गया। तो इसका एलसीएम निकालते हैं फटाफट से। ये क्या हो जाएगा 2 इधर और ये -3VB/6 है, ये -VB/6 है, -4VB/6 उधर गया तो 4VB/6 प्लस VB/10 माइनस VA/2, ये इक्वेशन बनी। इसको मैं साइड में सॉल्व करके और फटाफट वहाँ आपको दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 4VB/6 प्लस, एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना, 10, तो 3 × 2 × 5 3 6 20VB प्लस 10 3VB, तो ये हो गया 23VB/30। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 23VB/30 माइनस VA/2, ये अपनी इक्वेशन निकली। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, सर्किट रहने दूंगा और ये इक्वेशन में साफ कर रहा हूँ। यहाँ से अपने को VA VB मिलने वाला है और जैसे ही वो VA VB निकलेगा हम इस इक्वेशन में डाल के और उसको I डैश निकाल लेंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ये VB/2 है, इसमें 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 बराबर 7 VA/10
-5 VB बाय 10, 10 कॉमन लिया, इधर ले गए 70। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, 15 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, 2 बराबर 23 VB बाय 30 -15 VA बाय 30 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 30 × 2 60। ये पूरी मैथमेटिक्स चल रही है, यहाँ कोई इंजीनियरिंग नहीं है। इंजीनियरिंग तो नोडल एनालिसिस में लग चुकी, अब तो सिर्फ मैथमेटिक्स चल रही है। अब अपने को क्या करना है, VA या ये कैंसिल करना है, तो ये डायरेक्ट तो कैंसिल होते हुए नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो एक तरीका ये अपना सकते हैं अपन कि कैलकुलेटर आपके पास होगा, इसे उसका इस्तेमाल कर लेना। इसको 15/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो जैसे 15/7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/7 × 70 बराबर 15/7, 7 से गया तो ये 15 VA हो जाएगा, -15/7 × 5 VB, और ये 60 बराबर 23 VB -15 VA। 15 कट जाएगा अगर मैं इनको जोड़ दूं तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। दोनों इक्वेशन को जोड़ते क्या हो जाएगा, 60 + 15/7 है तो 70 गया, ये 7 से 70 गया 10 बार, तो ये क्या हो गया 150 बराबर 23 VB -15 पंजे 75/7 VB। अब मैं अगर इसमें 7 का गुणा कर दूं ऊपर नीचे, इसमें 23 में 7 का गुणा कर दूं ऊपर नीचे तो क्या आएगा, 7 × क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि एलसीएम आ जाए, और कोई बात नहीं है। तो एक तो ये इधर क्या हो गया 210 × 7, और ये क्या हो गया 7 × 23 VB -75 सिंपल VB। तो यहां से VB मेरा निकल के क्या आ रहा है, 7 × 210 डिवाइड बाय 23 × 7, 23 × 7 क्या हो जाएगा, 7 3 21 का 1 असिल का 2, 7 14 15 16 -75, तो ये 161 -75 कितना हुआ 86। और अब हमें ऊपर 210 × 7/86 करना है। कैसे कर सकते हैं, तो 210 मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहा हूं अभी, है ना, डिवाइड बाय 86, 2.44 आया ये × 7, तो ये आंसर आया आपका VB बराबर आया 17.09, लगभग 17 मान सकते हो आप। ठीक है, और इस 17.17 को आप यहां किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे तो आपका V आ जाएगा। तो VA फटाफट निकाल लेते हैं अपन। VA क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में रख रहा हूं मैं, तो 70 + 5 × 17.09 डिवाइड बाय 7। देखो आप मैंने क्या किया, 5 VB को मैं इधर लाया, 70 + 5 VB बटे 7, तो गुणा किया मैंने इसको 5 से, प्लस किया इसमें 70 और इसमें भाग दिया 7 का, तो ये मेरे पास आ गया VA आ गया 22.209। ठीक है, VA मुझे मिल गया, VB मुझे मिल गया, मुझे क्या चाहिए I', तो I' क्या हो जाएगा 22.209 माइनस 17.09 बटे 2 माइनस 17.09 डिवाइड बाय लगभग 5 हो रहा है, ये 2.5 के आसपास आएगा, 2.55, तो 2.559 यानी 2.6 एम्पियर ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है देखो गणित ज़्यादा है, इंजीनियरिंग तो यहीं पे ही थी सिर्फ ये लगाने की, उसके बाद तो इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो तो ये बहुत आसान है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोडल एनालिसिस के बाद नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है, नॉर्टन थ्योरम आइए देखते हैं। तो आइए नॉर्टन थ्योरम वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे बोर्ड पर। इसमें करना क्या है, नॉर्टन थ्योरम लगाकर, लगानी क्या है, नॉर्टन थ्योरम लगानी है। एक तो नॉर्टन थ्योरम होती है, एक थेवेनिन थ्योरम होती है ना, दोनों भाई बहन है बेसिकली। तो नॉर्टन थ्योरम लगा के और ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा ये पता करना है नॉर्टन थ्योरम से। तो अब नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है, अच्छा नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है उससे पहले ये वोल्टेज कैसे निकलेगा, सिंपल सा तरीका है ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ इस सर्किट की वजह से, ये पूरे जो सोर्स लग रहे हैं इनकी वजह से कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा होगा इसमें। तो मैं मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, मान लो कोई आई करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ये V कितना हो जाएगा,
अगर इसमें 2 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट आई मुझे पता चल जाए तो मैं V बराबर 2 इंटू आई कर दूंगा तो मेरे को V पता चल जाएगा ना। बहुत सिंपल है। तो ये आई कैसे निकलेगा अब? तो आई नॉर्टन की मदद से निकलेगा कि जिसको लोड रेजिस्टेंस या जिसके थ्रू बाकी का जिसको छोड़ के बाकी के सर्किट को अपन को नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है उसको अपन ऐसे अलग कर लेते हैं। यानी ये एक तरीके से क्या हो गया, अपना लोड रेजिस्टेंस हो गया। अब बाकी का जो पीछे का सर्किट है इसको अपन को नॉर्टन बनाना है। नॉर्टन क्या कहता है? नॉर्टन कहता है कि किसी भी सर्किट को, नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है? नॉर्टन तो कौन कहेगा, नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है? नॉर्टन थ्योरम ये कहती है कि किसी भी सर्किट को इसके अंदर कोई भी सर्किट हो, इस डब्बे के अंदर हाथी हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैं एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में लगा हुआ एक इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसमें मैं इसको डब्बे को इसका इक्विवेलेंट बना सकता हूं। नॉर्टन ये कहता है ये बन सकता है। तो ये बन सकता है तो अगर अपन ऐसा कर लें तो अपन को साफ साफ पता चल जाएगा ना। अगर मैं इस पूरे सर्किट को एक कॉमन, इस पूरे सर्किट को सिर्फ मैं इतना सा बना दूं, अगर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस R और ये कि I नॉर्टन इक्विवेलेंट R N इक्विवेलेंट, ये हमें करना है कि हमें एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स निकालना है, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमारा ये नॉर्टन इक्विवेलेंट बन जाएगा इसके पीछे, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हमारा ऐसा का ऐसा यहाँ आ जाएगा। और फिर जो करंट यहाँ से होगा, करंट डिवीजन रूल लगा के मैं इसमें से गुजरने वाला करंट निकाल लूंगा और उसकी वजह से मैं अपना वोल्टेज निकाल लूंगा। ठीक है ना। तो आओ नॉर्टन थ्योरम लगा लेते हैं। अब नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है? 2 चीजें निकालनी है हमें इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाने के लिए। 2 चीजें निकालनी है, एक तो इक्विवेलेंट करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट करंट कब निकलेगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब निकलेगा, ये 2 चीजें अगर हमें याद है तो हम ये निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा कब? नॉर्टन थ्योरम सिंपल सी बोलती है कि जो वोल्टेज सोर्स हैं, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उन्हें तो कर दो शॉर्ट सर्किट, जो आइडियल करंट सोर्स है उन्हें कर दो ओपन सर्किट, और उसके बाद जो बचा सर्किट उसका इन 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो मैं कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको शॉर्ट सर्किट करूंगा वोल्टेज को और इसको ओपन सर्किट करूंगा तो अपने पास सर्किट क्या बचेगा? ओपन सर्किट करने का मतलब इसको अपन ने गायब कर दिया, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस बचा यहाँ पर, और शॉर्ट सर्किट करने का मतलब अपन ने सीधे तार जोड़ दिया, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर। तो इसके बीच में यहाँ से देखने पर जो R इक्विवेलेंट है वो क्या है? ये दोनों सीरीज में हो गए, ये तो ओपन सर्किट हो गया तो इसको तो भले यहाँ भूल जाओ या छोड़ दो, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसकी भी चिंता खत्म। तो R इक्विवेलेंट, R नॉर्टन इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 ओम। तो ये क्या आ जाएगा? 2 ओम। ठीक है, RN याद रखना 2 ओम, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। RN तो क्या होगा इस सर्किट का? IN RN क्या होगा? 2 ओम। अब आती है IN की बारी। IN कैसे निकालना होता है कि जिन 2 पॉइंट के बीच में नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट की बात हो रही है, जिन 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में उनको शॉर्ट सर्किट कर दो कि अगर यहाँ शॉर्ट सर्किट होता तो कितना करंट आता है इसमें। आइडियल करंट सोर्स अगर होता और यहाँ शॉर्ट सर्किट होता, कोई लोड ना होता, यहाँ शॉर्ट सर्किट होता तो कितना करंट आता है? वही हमारा नॉर्टन करंट है। तो शॉर्ट सर्किट मार दो। शॉर्ट सर्किट मारते ये तो हो गया करंट सोर्स, ये हो गया 1 ओम, ये 2 वोल्ट है, ये 1 ओम है, और ये शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने, है ना। ये शॉर्ट सर्किट, इसमें गुजरने वाला करंट जो होगा वही हमारा नॉर्टन करंट है। अब इसका करंट निकालना है बेसिकली, अपन को तो कुछ नहीं करना। तो नोडल एनालिसिस लगा लो सीधे सीधे। इस नोड पर मान लो मैंने यहाँ पर 0 वोल्ट मान लिया। अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ भी 0 वोल्ट है। यहाँ पर एक VA वोल्टेज कुछ मान लेते हैं अपन, V वोल्ट। ठीक है, अब इस पर अपन वो KCL लगा लेंगे, पर उसके पहले एक बीच में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या माने? एक तरीका तो ये है कि इस बैटरी को इधर, इसको इधर कर सकता हूं मैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इस सीरीज में जो भी करंट यहां से फ्लो हो रहा होगा, वो बैटरी में से और इस रेजिस्टेंस में से, दोनों में से सेम जाएगा, क्योंकि ये सीरीज का बेसिक नियम है। जो 2 कंपोनेंट सीरीज में लगे हुए हैं उनमें से करंट सेम होगा। अगर करंट सेम होगा तो मैं इसको पहले लगाऊं चाहे इसको बाद में लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मेरे को इजाजत दो, इतनी फ्रीडम लो और इसको पहले लगा लो। लगा लिया भाई। ये कितना था? 2 वोल्ट, और ये कितना था? 1 ओम। तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो यहां पर कितना आ जाएगा? ये हायर पोटेंशियल पर होता है, ये लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो अगर 0 इधर मान लिया अपन ने, ये माना ना अपन ने, 0 इधर मान लिया, तो इधर क्या होना चाहिए? -2। तो ये इस नोड पर -2 वोल्ट आ गया। बस अपन को अब ये V निकालना है। ये V कैसे निकलेगा? तो इधर से 10 एम्पियर आ रहा है, तो I 10 प्लस 0 माइनस V बाय 1 प्लस V माइनस -2 बाय 1 बराबर क्या होना चाहिए? या यही बराबर होगा, ये दोनों का सम बराबर ये वाला करंट। तो कितना आ जाएगा? ये 10 माइनस V बराबर V प्लस 2। तो V उधर जाएगा, 2V हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 10 - 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 2V। तो V बराबर क्या आ गया? 8/2 यानी 4 वोल्ट। तो यानी ये कितना है? 4 वोल्ट। अगर ये 4 वोल्ट है
तो ये जो आई एन करंट है, ये यही तो सीरीज का करंट है ना, इसमें इस ब्रांच में पूरी में आई एन होगा, यानी यहाँ पर आई एन ही होगा। तो आई एन सिंपली क्या हो जाएगा, 4 माइनस -2/1, 1 ओम रेजिस्टेंस है ना नीचे ये, तो 4 माइनस -2 कितना हो गया, 6/1, यानी 6 एम्पियर। तो आई एन अपना क्या आ गया, 6 एम्पियर। ठीक है, मैं वापस से सर्किट को मिटा रहा हूं, दोनों चीजें अपन ने निकाल ली। कंफ्यूजन हो तो वापस से बैक करके दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है भाई, है ना। तो अपना इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया, ये बन गया नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, आई एन, आर एन, आर एन क्या है 2 ओम, और इसके बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पर 2 ओम। इसी में से गुजरने वाला करंट आई अपन को ज्ञात करना था, वो आई मिलेगा तो वी मिल जाएगा। और ये आई एन क्या है, कितना है, 6 एम्पियर। तो आप देखो बड़ा सिंपल सा फंडा हो गया, ये तो, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, तो इधर से आने वाला करंट जो 6 एम्पियर है वो दोनों में बटेगा, दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं तो दोनों में बराबर बढ़ जाएगा, यानी इधर भी 3 एम्पियर जाएगा, इधर भी 3 एम्पियर जाएगा। आप करंट डिवीजन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पर यहाँ तो हमें स्पष्ट दिख रहा है तो अभी मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये आई का मान क्या आ गया, 3 एम्पियर। तो सीधे सीधे वी निकल के आ गया अपने पास क्या, 2 इंटू आई, यानी 2 इंटू 3, यानी 6 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर हो गया अपना। तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये, और 8-8 नंबर में आते हैं, सीधे आएंगे तो। ठीक है, तो आपने देखा कि कितने सिंपल क्वेश्चन हैं और 8-8 नंबर के हैं। बेसिक थ्योरम, बेसिक इक्वेशन आपने अगर ढंग से सॉल्व कर ली तो सीधे 8 नंबर आपके। ठीक है, तो अब आइए, मैं आपसे जो वादा किया था कि 20 क्वेश्चन आपको ऐसे बताने वाला हूं जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है इस साल 1006 फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट में आने की। वो 20 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। ये लीजिए, अगला स्क्रीन जो आएगा वो एक एक करके क्वेश्चन स्क्रीन पर आते जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं पिन कमेंट में उसका लिंक डाल दूंगा ड्राइव का, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है, फिर अपन इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस हैं जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1006 एन करके जो सिलेबस है बीटीआर राजस्थान का, उसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक प्रेडिक्शन टेबल बता देता हूँ कि 4 यूनिट में से सबसे ज्यादा एग्जाम प्रोबेबिलिटी किस यूनिट में से आने की क्वेश्चन की है। तो यूनिट 2 सबसे हाई है, यूनिट 3 हाई मान लो आप, यूनिट 4 मीडियम से हाई की तरफ है, और यूनिट 1 मीडियम है, यानी सबसे कम प्रायोरिटी यूनिट 1 की है। तो अगर यूनिट 2, 3, 4 भी आप कर लेते हो तो ठीक, 2, 3, 4, 2 और 3 भी कर लेते हो तो सो है ना। अब नीचे आ जाइए, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। यूनिट 2 जो है उसमें से जो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है, हाईएस्ट वेटेज है यूनिट 2 की, जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और उसकी वर्किंग, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान से देख लो। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एक याद कर लो बस, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में उसकी क्या वर्किंग होती है, उसका डायग्राम याद कर लो। ट्रांजिस्टर का कोई भी क्वेश्चन आए यही बनाना। और एक्सोर गेट कैसे बनता है, नैंड गेट का इस्तेमाल करके। अगर ये आपको आता है तो बड़ा अच्छा है, इस पर क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस है। और एक पीएन जंक्शन डायोड और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये तो क्लास में भी बता चुके हैं और 2-3 बार मैंने बताई है अलग अलग जगह, तो ये तो बहुत आराम से आप कर लेंगे। शॉर्ट आंसर में आ सकता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सिलिकॉन को जर्मेनियम के ऊपर क्यों प्रेफर किया जाता है, सिलिकॉन थोड़ी सी मजबूत होती है, जर्मेनियम थोड़ी सॉफ्ट होती है। नी वोल्टेज से भी आप देख सकते हैं, ये मजबूत और सॉफ्ट इस सेंस में कह रहा हूँ कि सिलिकॉन थोड़ा सा हाई पावर रेटिंग वाले काम में काम आती है, जर्मेनियम थोड़े लो पावर रेटिंग वाले काम में काम आती है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, साइज बड़ी होती है जर्मेनियम की, सिलिकॉन की छोटी होती है। एआई में डालेंगे तो मिल जाएंगे, नहीं मिले तो मेरे को बता देना, आंसर बता दूंगा। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है, ऊपर भी था नीचे भी, छोटे रूप में भी आ सकता है। नैंड गेट नोर गेट की ट्रुथ टेबल, यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डोपिंग क्या होती है, क्लास में कई बार बात कर चुके हैं। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो पूछ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो वैसे आंसर मिल जाएंगे। और बहुत छोटे आंसर में जो 1 नंबर के आंसर हम बोल रहे हैं, कट इन वोल्टेज नी वोल्टेज क्या होता है सिलिकॉन डायोड का, 0.7 वोल्ट मैंने बताया था, जर्मेनियम आ जाता है तो 0.3। गेट जो होते हैं, विच गेट इज यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया नैंड गेट और नोर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्यों कहते हैं इस पर भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन बाइपोलर, बीजेटी में कितनी लेयर होती है, बच्चा बच्चा जानता है अब तो, इतना तो पढ़ी चुके अपन, है ना। यूनिट 3 पे आ जाइए, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट वाली जो है, ये भी हाई वेटेज की है। मैंने कई बार बोला टेबल बना के इसको याद कर लो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट के बीच में
नीट एनालॉजी टेबल की ये दोनों समानता, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, किससे किसकी तुलना की जा सकती है। मतलब करंट, अगर इधर इलेक्ट्रिक में करंट है तो मैग्नेटिक में फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक में ईएमएफ है तो मैग्नेटिक में एमएमएफ है। इस तरह की पूरी टेबल बनती है। ये पूरा का पूरा टेक्स्ट डालोगे ना, ये में बना के दे देगा एनालॉजी टेबल। पावर और एनर्जी में क्या अंतर है, इनको कैसे, इनकी परिभाषा क्या है ना। ईएमएफ को और एमएमएफ को, इनको कंपेयर करो, इनकी डेफिनेशन कंपेयर करो, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो कंपेयर करो। मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी में क्या अंतर है, उनकी डेफिनेशन क्या है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एमएमएफ की यूनिट क्या होती है। एमएमएफ आपको पता है एनआई, एनआई को एमएमएफ कहते हैं। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, आई नंबर ऑफ करंट, आई करंट का हो गया अमाउंट, तो एम्पियर टर्न्स इसकी यूनिट होती है। इसको याद कर लो। कंपोनेंट, कौन कौन सा कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है परमिएबिलिटी को, क्या उसका डिनोटेशन होता है, परमिएबिलिटी क्या होती है। ट्रांसफार्मर एक सिंपल सी यूनिट है, इसको पढ़ लोगे तो इसमें ईएमएफ इक्वेशन मैंने बहुत बार डिराइव कराई है, सीधे सीधे डेरिवेशन मिल जाएंगे इसके। 8-10 स्टेप का पूरा सा डेरिवेशन है, आने के हाईली चांसेस हैं इस बार। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, डेरिवेशन आ जाएगी तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी पता चल जाएगा। ट्रांसफार्मर कोर किसकी बनी होती है, हमें पता है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की। तो क्यों बनी हुई होती है, क्यों जरूरी है लेमिनेशन, सिलिकॉन स्टील क्यों जरूरी है, परमेबिलिटी का क्या होता है सिलिकॉन मिलाने से, ये सारी बातें इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन है टोटल। इन 20 को भी अगर आपने ढंग से कर लिया ना, तो आप ये मान लो कि भाई बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। क्वेश्चन 1 से जो 8 है वो ऑलमोस्ट गारंटेड स्कोरिंग एरिया है। क्वेश्चन 12 कंपलसरी टाइप का है, हमेशा अपेयर करना किसी ना किसी, और किसी ना किसी फॉर्म में ये जरूर आ रहा है पेपर में, हर साल आ रहा है, किसी ना किसी तरीके से पूछ ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 19 और 20 जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, भले ही इसकी वेटेज कम हो जाए, पर ये ईएमएफ इक्वेशन और इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और सिलिकॉन स्टील की बात कहीं ना कहीं पेपर में आई जाती है। 9 से 11 और 17 18, 9 10 11 17 18 ये एमसीक्यू आते हैं लगभग। इस बार एमसीक्यू नहीं है तो वन वर्ड या वन लाइनर में ये आ सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर फाइनली मैं एक बात कहूं आपको, अगर ये 5 टॉपिक भी आप ढंग से पढ़ गए तो आप मैक्सिमम मार्क का मिनिमम टॉपिक में कवर कर जाओगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन एमीटर में जैसा ऊपर बताया पढ़ लेना। लॉजिक गेट्स में नैंड और एक्सऑर, इन दोनों को पढ़ लो। मिनिमम वाली चीज है ये, मतलब इससे कम तो पढ़ने की बात है ही नहीं, पढ़ना इससे ज्यादा ही पड़ेगा अच्छे नंबरों के लिए। फिर भी बस पास होना है, तो शायद इनसे काम चल जाए। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, पर हाईली चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबल इस बार ये टॉपिक इनमें से कुछ ना कुछ, बहुत कुछ इसमें से फंसेगा। 70 से 80% पेपर इसमें से फंस सकता है। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ जाओ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट का तुलना जो टेबल बताई वो पढ़ जाओ। पावर और एनर्जी क्या है, क्यों है, डेफिनेशन, कंपैरिजन। तो ये है दोस्तों